नमस्कार दोस्तों, आइए हम हिंदी के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और समास की जो कहानी हमारी अधूरी रह गई थी उसको पूरा करते हैं। आज हम समास में पार्ट 2 लेकर आए हैं और अव्ययी भाव समास की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। समास के पहले वीडियो में हमने जाना था समास क्या होता है, समस्त पद क्या होते हैं, समसिक पद क्या होता है, संधि समास में अंतर क्या होता है और सभी समास जो 6 समास के प्रकार थे और उनकी परिभाषा हमने जानी थी। हमने ये भी जाना था पद प्रधान समास क्या है, कामता प्रसाद जी ने समास की क्या परिभाषा दी है। तो मैं शिवेन पांडे आपका दोस्त, आपका भाई स्वागत करता हूं नमस्ते गुरुजी क्लासेस में। आइए हम समास की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास की हम आज बात करने वाले हैं। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है? अव्ययी भाव समास की जो पहली किताबी परिभाषा कहती है कि वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय होता है अव्ययी भाव समास कहलाता है। लेकिन ये परिभाषा काफी डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि हमको समझाना पड़ेगा अव्यय क्या होते हैं और अव्यय की कहानी हम किसी अन्य वीडियो में समझाएंगे। यहाँ पर हम इस परिभाषा को थोड़ा सा और सरल करते हैं। और याद करिए, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अव्ययी भाव परिभाषा, अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या होती है। वह समास जिसका पहला पद प्रधान और दूसरा पद गौण हो वह समास क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। जिस समास का पहला पद प्रधान तथा दूसरा पद गौण होता है उस पद को अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब प्रधान क्या होता है, गौण क्या होता है, यह सब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो जिनको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगा और उस वीडियो को पूरा देख लें। बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो था, बहुत ज्यादा जानकारी उसमें समास को आपको मिल जाएगी। अव्ययी भाव समास की परिभाषा में हमने जाना कि वह समास जिसका पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौण होता है वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। पहले और दूसरे पद की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमको पता है समास में दो पद होते हैं। एक पद कहलाता है पहला पद जिसको पूर्व पद बोलते हैं, दूसरा पद कहलाता है उत्तर पद जिसको अंतिम पद भी बोला जाता है। तो पहला पद आपका प्रधान है, दूसरा गौण है, यानी अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन में आपको टिक कर देना है। क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव का, वह समास बताइए जिसका प्रथम पद प्रधान होता है दूसरा पद गौण होता है। तो आपको देखना है वहां पर अव्ययी भाव समास लिखा है कि नहीं। अव्ययी भाव समास के अब दो भेद हैं, एक है अव्ययी पद पूर्ण, दूसरा है आपका नाम पद पूर्ण। तो अव्ययी पद पूर्ण और नाम पद पूर्ण में आपको नहीं जाना है, केवल आपको इतना जानना है कि अव्ययी भाव समास के दो प्रकार हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन किया है क्योंकि एमपीएसआई में एक बार पूछा गया था कि अव्ययी भाव समास के कितने प्रकार हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अव्ययी भाव समास के दो प्रकार होते हैं। तो अव्ययी भाव समास में सामान्यतः कुछ उपसर्ग वाले शब्द आते हैं। मैंने यहाँ पर उन उपसर्गों की परिभाषा लिख दी है, उन उपकर्षों को इंगित कर दिया है कि आपको पता होना चाहिए कि जिन समास में पहली बात सबसे बेसिक डिफिनेशन है अव्ययी भाव समास की कि वह पद जिन पर कुछ उपसर्ग आते हैं, ऐसे समास वाले शब्द जिन पर कुछ उपसर्ग आते हैं, तो ये मान के चलिए कि 99% वो आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे आपका अनु, प्रति, आ, भर, यथा, यथा, यावत, हर आदि ऐसे कुछ उपसर्ग वाले शब्द हैं। उपसर्ग तो आप पहचान लेते हैं आसानी से, संस्कृत के शब्द में भी उपसर्ग आता है। ये बात हम उपसर्ग और प्रत्यय वाले वीडियो में करेंगे। तो वो शब्द जिनमें उपसर्ग आते हैं तो वो ज्यादातर अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। वो हैं आपके अनु, प्रति, आभर, यथा, यावत, हर आदि। अब कुछ पुनरावृत्त वाले शब्द भी हैं जो अव्ययी भाव समास में आते हैं, लेकिन पुनरावृत्त वाले शब्द को हम थोड़ा सा यहाँ पर रोकते हैं और समास की कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये वाले द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पुनरावृत्ति वाले जो शब्द होते हैं जरूरी नहीं है कि द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। आप लोग ज्यादातर सोच लेते हैं कि जहां योजक चिन्ह आता है वहां पर द्वंद्व समास होता है। ऐसा आवश्यक नहीं होता मेरे भाई, मेरे दोस्त। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अब उदाहरण हम समझ लेते हैं। अव्ययी भाव समास के उदाहरण से हम समझते हैं कि अव्ययी भाव समास में हम उपसर्ग की बात क्यों कर रहे हैं। तो प्रतिदिन देखिए, प्रतिदिन में प्रति छुपा है, प्रतिदिन में हम कह रहे हैं कि अव्ययी भाव समास होता है। और मैंने कहा था मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि किसी भी समास को आप ऐसे नहीं पहचान लेंगे। समास को अभी आपको तभी पहचानना है जब आप उसका समास विग्रह कर देंगे। तो प्रतिदिन को हम समास विग्रह करते हैं तो उसका जो समास विग्रह बनता है प्रत्येक दिन कहलाता है। समास की परिभाषा हमने जाना था कि समास क्या होता है, छोटा करने की एक प्रक्रिया है।
प्रतिदिन में, प्रत्येक दिन। आ जन्म में देखिए आ शब्द छुपा हुआ है, यहाँ पर मैंने आ शब्द भी लिखा है। प्रति देखिए उपसर्ग है, आ भी एक उपसर्ग है। तो प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, इसका अर्थ है अव्ययभाव समास है। इसका विग्रह भी कर दीजिए, तो प्रत्येक दिन आता है। आजन्म को जन्म से ही यथा संभव, देखिए मैंने यहाँ पर यथा भी लिखा है, यथा भी आपका एक उपसर्ग है, तो अव्ययभाव समास में यथा वाले शब्द भी आते हैं। तो यथा संभव, जैसा संभव हो। अनुरूप, देखिए आपको यहाँ पर अनु भी लिखा हुआ दिखाई देगा, तो अनु भी एक क्या है, आपका उपसर्ग है। तो अनुरूप मतलब रूप के योग, भर मतलब भरपेट के अनुसार, भरपेट देखिए भर भी यहाँ पर आपको उपसर्ग दिखाई दे देगा। तो भर पेट में मतलब पेट भर के, ठीक है, ये इसका क्या है, समास विग्रह है। प्रतिकूल, प्रतिकूल भी प्रति, इसमें क्या है, प्रति यहाँ पर भी है, प्रति यहाँ पर भी है, अर्थात प्रति उपसर्ग है। तो प्रति वाले जो शब्द आते हैं समास विग्रह करने के बाद आपको जानकारी हो जाती है कि ये क्या है, अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। वीडियो काफी छोटा है, इसलिए पूरा देखिए, अच्छे से देखिए और अव्ययभाव समास की कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिए। तो आमरण मरने तक, आकंठ कंठ तक, ना समझ बिना समझ का, नालायक बिना काम का, निर्विवाद बिना विवाद का, यथा मतलब फिर से उपसर्ग, नि में फिर से उपसर्ग, यथाशक्ति देखिए यथा संभव, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष। तो यथा, प्रति, अनु और भर इत्यादि वाले उपसर्ग वाले शब्द आपके अव्ययभाव समास के अंतर्गत आ जाते हैं। दोस्तों आप कोई भी किताब उठा के ऑब्जेक्टिव की लगा डालिए अव्ययभाव समास को, आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या होता है, आपका अव्ययभाव समास होता है और इसमें उपसर्ग वाले शब्द आते हैं। गर्मी बहुत है इसलिए पसीना बह रहा है, और इस वीडियो को आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके दोस्त का, आपके भाई का मोरल बढ़े, आपके दोस्त का मोटिवेशन बढ़े और मैं और अच्छा वीडियो बनाता रहूं इसी तरह आपके लिए। तो बेधड़क में, बिना रुके हुए, यथाशक्ति में शक्ति के अनुसार, प्रतिवर्ष में देखिए हर एक वर्ष, बेधड़क बिना रुके हुए, व्यर्थ बिना अर्थ का, प्रत्यंग मतलब प्रत्येक अंग। तो मेरे कहने का अर्थ था ये भाई, मेरे कहने का साधारण सा अर्थ था मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि अव्ययभाव समास में आपको ये परिभाषा नहीं याद रखनी है कि वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय होता है अव्ययभाव समास कहलाता है। अव्यय का अर्थ वैसे होता है अव्यय मतलब बिना व्यय का, बिना काम का, तो विकारी शब्द कहलाते हैं अव्यय। हम उसकी बाद में बात करेंगे। यहाँ पर आपको उपसर्ग और पद प्रधान तथा गौण पद के सहारे आपको अव्ययभाव समास की बात को याद रखना, परिभाषा को याद रखना है। अब यहाँ पर जो मैं बार बार बता रहा हूं कि जो पुनरावृत्त वाले शब्द हैं वो अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। जरूरी नहीं है कि द्वंद्व समास के अंतर्गत आए, जरूरी नहीं है कि योजक चिन्ह वाले समास आपके द्वंद्व समास में आए। ऐसे कुछ शब्द होते हैं, ऐसे कुछ समास होते हैं जो अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे पुनरावृत्त, हाथों हाथ, मैंने हाथों हाथ ये काम कर लिया, अगर ऐसे शब्द आप बोलते हैं तो हाथ ही हाथ में उसका समास विग्रह होता है, और मेरे दोस्त मेरे भाई वहां पर अव्ययभाव समास होता है। दिनों दिन, दिनों दिन ऐसा हो गया, दिनों दिन मैंने ये काम कर दिया, दिनों दिन फला ने ये काम कर दिया, अगर ऐसे शब्द का उच्चारण हो रहा है तो उसका समास विग्रह दिन ही दिन में होता है। तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाता है, अव्ययभाव समास हो जाता है। इसी तरह बीचों बीच, बीच ही बीच में, घर घर, घर ही घर में, गली गली मतलब गली ही गली में, तो यहाँ पर आपका क्या अव्ययभाव समास मिल जाता है। तो मेरे दोस्त योजक चिन्ह देखकर आप कभी भी डायरेक्ट द्वंद्व समास नहीं लगा देंगे, मेरे कहने का अर्थ ये था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों को शेयर करो। अगले वीडियो का वेट करो। घर पे रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।